बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम टीसीपी आईपी मॉड्यूल को देखेंगे। इससे पहले अब तक हमने ओएसआई मॉड्यूल लेयर्स देख लिए हैं। 7 लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को हमने समझ लिया है और उन लेयर्स में डेटा लिंक लेयर को डिटेल में देख लिया है। ठीक है कि डेटा लिंक लेयर क्या होती है, कैसे इसमें आपके पास हेडर्स यूज़ होते हैं, किस तरह डेटाग्राम आ रहा होता है नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक में, किस तरह आपके पास फ्रेमिंग होती है, फ्रेमिंग टेक्निक्स, इसमें किस तरह बिट स्टफिंग बाइट स्टफिंग करते हैं, क्या एरर कंट्रोल टेक्निक्स यूज़ होती एरर डिटेक्शन टेक्निक्स यूज़ होती हैं, इसमें सीआरसी चेकसम पैरिटी सब चीज़ें आती हैं। और हमने फिर इसके प्रोटोकॉल्स देखे थे फ्लो कंट्रोल में इसके लेक्चर में कि इसमें प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज़ होते हैं, सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, गो बैक एंड ARQ। ठीक है, और सिलेक्टिव रिपीटिव ARQ। सिलेक्टिव रिपीटिव ARQ और गो बैक में क्या है कि गो बैक में सिंपल विंडो साइज़ के हिसाब से आपके पास फ्रेम्स गए, अब जिसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती तो विद इन द एग्रीड टाइम सेंटर वेट करता है, उसके बाद दोबारा से पूरी उन्हीं सीक्वेंस से फ्रेम को भेजता है, ट्रांसमिट करता है, रीट्रांसमिट करता है। जबकि सेलेक्टिव रिपीटिव ARQ में क्या होता है कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर की तरफ से आती है, पता चल जाता है कि बस वो पर्टिकुलर फ्रेम ही रिसीव नहीं हुआ, उसके बाद क्या होता है सेंडर सिर्फ उसी फ्रेम को दोबारा भेजता है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को हमने देख लिया था। आज हम मॉडल देखेंगे टीसीपी आईपी का और इनमें लेयर्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं वो देखेंगे। और ये लेयर्स जो हैं ये आपकी लिंक हुई है ओएसआई मॉडल लेयर्स के साथ, तो समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लिंक में रहे हैं, आपने प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, सारी वीडियोज़ देखी हैं तो इंशाल्लाह समझ आएगा। सबसे पहली लेयर आपके पास आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर बोलते हैं इसको। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, ये ज़्यादातर हार्डवेयर यानी फिजिकल डिवाइस में काम करता है, जो आपस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होती हैं, वैन नेटवर्क्स में यूज़ होता है ये। तो इसमें जो प्रोटोकॉल होते हैं फ्रेम रिले हमने बताया था कि विद इन द एग्रीड टाइम फ्रेम आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। पैकेट स्विचिंग इसमें यूज़ हो रही होती है वर्चुअल सर्किट्स में, एथरनेट हो गया। इसके बाद आपके पास आती है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर क्या डिसाइड करती है, राउटिंग यहाँ पर यूज़ हो रही होती है कि बेस्ट पार्ट प्रोवाइड करना कि फ्रेम को किस तरह आपको भेजना है। ठीक है, विद इन द नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट लेयर एड्रेस यूज़ होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने 2 प्रोटोकॉल पढ़े थे, ये वही है UDP प्रोटोकॉल, TCP प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP में और TCP में क्या फ़र्क है ये मैंने देख लिया था, थोड़ा सा बता देता हूँ। TCP में होता है कि हम एक्नॉलेजमेंट बेस्ड क्या करते हैं, डेटा को भेजते हैं, यानी यूज़र से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्नॉलेजमेंट दे। जबकि UDP में हम बस फास्ट डेटा को ट्रांसमिट कर देते हैं, फास्टली डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं, कोई भी एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते, ऐसे ही। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन लेयर यह ना जो आपकी ये एप्लीकेशन लेयर 3 लेयर्स ओएसआई मॉडल कवर कर रही है। एक तो आपके पास सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। यानी इसमें इस लेयर में टीसीपी आईपी मॉडल की इस लेयर में आपके पास क्या हो रहा है कि यूज़र इंटरेक्शन भी प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसमें इसके प्रोटोकॉल होते हैं, इसमें SMTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, सब चीज़ें हमने देख ली थी, ये सब यूज़ होते हैं। इसके अलावा सेशन भी क्रिएट होता है, यानी मैनेज भी हो रहा होता है, सेशन स्टैब्लिश और टर्मिनेट होता है, और साथ साथ प्रेजेंट भी हो रहा होता है, यानी डेटा की इंकोडिंग भी हो रही होती है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी आ जाती है इसमें। ठीक है, तो इसके प्रोटोकॉल कौन कौन से इसमें आपके पास डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं आपके पास, इसमें बट डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ये सब प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, ये लिंक हुए हैं 3 लेयर्स के साथ ओएसआई मॉडल की। कौन कौन सी? एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, अच्छा अब एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल आता है जिसको हम अकॉर्डिंगली नेम देते हैं टीसीपी आईपी सूट के हिसाब से। क्या मतलब, इसको बोलते हैं सबसे पहले तो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। इसमें सारे काम हो रहे होते हैं, इसमें एज अ सेगमेंट भी एक्ट करता है, पैकेट भी और फ्रेम भी एक्ट कर रहा होता है। यानी ये यूज़ हो सकता है एज अ डेटा ट्रांसमिशन, एज अ पैकेट ट्रांसमिशन और एज अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम ट्रांसमिशन एंड बिट्स एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसको थ्योरी को अभी देखते हैं, हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऐसा है कि किसी एप्लीकेशन लेयर पे कोई यूज़र बैठा हुआ है, उसने ईमेल ट्रांसमिट की। ठीक है, अब देखो समझिएगा इसको, ईमेल उसने ट्रांसमिट की, वो किसी एक डेटा फॉर्म में आई। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, मैंने आपको कभी क्या बताया था कि प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को आप एज अ डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, सेगमेंट भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं और पैकेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, चूंकि ये एप्लीकेशन लेयर पर अभी मौजूद है, अभी ये एप्लीकेशन लेयर पे आपके पास ईमेल मौजूद है, तो ये इसका जो पीडीओ होगा वो एज अ डेटा होगा। तो डेटा आया, डेटा आने के बाद ये डेटा में जब इंफॉर्मेशन ऐड होगी किसकी, आपके पास
ट्रांसपोर्ट लेयर की, यानी इसका जब हेडर ऐड हो जाएगा, इसका जब हेडर ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी डेटा में आया, अब सेगमेंट में आ गया। वही बात है सिंपल सी, एप्लीकेशन लेयर से जब वो गया लेट्स सपोज ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो अब इसका ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर जैसे ही लग जाएगा इस डेटा पे, ठीक है, तो फिर वो डेटा आपका सेगमेंट फैलाएगा। ठीक है, ये इस तरह हमने देखा भी था OSI मॉडल में। अब वो सेगमेंट दोबारा कहाँ जाएगा, पैकेट्स में जाएगा, क्योंकि अब अपर लेयर से वो दूसरी लेयर पे आ रहा है, सही है। तो लेकिन अब तक वो सेगमेंट ही रहेगा जब तक इसमें इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होगी इन द फॉर्म ऑफ हेडर, किसकी, नेक्स्ट लेयर की। कौन सी है नेक्स्ट लेयर, आपके पास कौन सी नेक्स्ट लेयर आती है सेगमेंट के बाद, ट्रांसपोर्ट के बाद, इंटरनेट लेयर की। तो इंटरनेट लेयर पे हम क्या यूज़ करते हैं, पैकेट्स यूज़ करते हैं, तो पैकेट लेयर आ जाएगी। तो इसको नेटवर्क हेडर भी बोल सकते हैं, नेटवर्क हेडर बोलते हैं इसको। तो जब तक, अच्छा, इस नेटवर्क हेडर में, जब मैंने बताया था, इस नेटवर्क हेडर में जब ये पैकेट्स की फॉर्म में आ जाएगा, ये डेटा जब पैकेट्स की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका जो पीडीओ होगा उसमें ट्रांसपोर्ट हेडर भी होगा और डेटा भी होगा। यानी इसमें आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर की इंफॉर्मेशन भी होगी और साथ साथ एप्लीकेशन लेयर की इंफॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, तो पैकेट्स में आने के बाद अब इसके बाद कौन सी लेयर आती है आपके पास, इसके बाद आपके पास आती है जो हमने पहली लेयर देखी थी, नेटवर्क एक्सेस लेयर देखी थी, यानी यह समझ लीजिए डेटा लिंक लेयर हो गई, डेटा लिंक लेयर आ गई आपके पास। ठीक है, तो कि नेटवर्क एक्सेस में दो चीज़ें आ रही होती हैं, फिजिकल लेयर भी आ रही होती है और आपके पास दूसरी कौन सी लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर भी आ रही होती है। यानी ये समझ लें, अब मैं आपको थोड़ा रिकॉल करूं तो आपके पास इन चार लेयर्स में जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, ये OSI मॉडल की दो लेयर्स कवर करती है। पहली आपके पास आती है फिजिकल लेयर, दूसरी आपके पास आती है डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इंटरनेट लेयर आपकी जो कवर करती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर कवर करती है। ठीक है, सही। अच्छा सॉरी इंटरनेट लेयर जो आपकी कवर करती है, इंटरनेट लेयर जो कवर करती है वो नेटवर्क लेयर, OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर कवर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर कवर करती है और प्रेजेंटेशन लेयर, तीन लेयर्स कवर करती है, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। तो टोटल 7 लेयर्स हो गई, इस तरह होती है। यानी ये समझ लें नेटवर्क एक्सेस में दो लेयर्स इनकॉर्पोरेट हुई हैं, इंटीग्रेट हुई हैं OSI मॉडल की। कौन कौन सी रिकॉल करवाएं, फिजिकल लेयर और दूसरी आपकी कौन सी है, डेटा लिंक लेयर। जबकि इंटरनेट लेयर में जो लेयर आपकी कवर होती है वो कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर और आखिर में जो आपके पास आती है एप्लीकेशन लेयर, उसमें कौन कौन सी लेयर आ जाती है आपके पास, 3, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो पीडीओ जो हम देखेंगे, तो पीडीओ में हम ये देखेंगे किस तरह डेटा आपका ट्रांसमिट हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। यानी अब सेंटर ने क्या किया, एप्लीकेशन लेयर पर बैठा हुआ है, अभी उसका जो पीडीओ होगा, समझे बात को, जो उसका अभी प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा डेटा। एप्लीकेशन लेयर में जो पीडीओ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेटा बोलेंगे। लेकिन जब उसमें इंफॉर्मेशन ऐड होगी किसकी, आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर की, यानी जब उस पर ट्रांसपोर्ट हेडर लग जाएगा जब उस पर, तो वो कहलाएगा वो डेटा आपका कहलाएगा सेगमेंट। लेकिन उसके पीडीओ में एप्लीकेशन लेयर की इंफॉर्मेशन भी होगी, जैसे कि है डेटा इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है। मेरी बात समझ आ रही? अच्छा, उसके बाद जब उसमें नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है आपके पास, नेटवर्क लेयर होती है, इंटरनेट लेयर समझ लें इसको। जब इसमें नेटवर्क हेडर का, यानी जब नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी किसकी पीडीओ में, इसकी क्या कहते हैं आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर की पीडीओ में, जब आपके पास नेटवर्क इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी, बात को समझें, तो वो आपके जो सेगमेंट्स हैं वो कहलाएंगे पैकेट्स। ठीक है, और जब नेटवर्क हेडर में, अच्छा, इस नेटवर्क के पीडीओ में आपके पास सेगमेंट्स की, मतलब ये समझ लें ट्रांसपोर्ट लेयर की इन्फॉर्मेशन भी होगी और एप्लीकेशन लेयर की भी इन्फॉर्मेशन होगी। देखिए इसमें ट्रांसपोर्ट हेडर भी है और डेटा भी है, ऐसा ही है। अब अगर इसी में अगर नेटवर्क हेडर में क्या ऐड कर दूं, फ्रेम हेडर ऐड कर दूं, जो फ्रेमिंग में पता है आपको, हेडर जब ऐड हो जाते हैं तो वो फिर आपके क्या कहलाते हैं, फ्रेम्स कहलाते हैं। अब इसके फ्रेम हेडर में हमारे फ्रेम हेडर भी होता है और ट्रेलर भी होता है, ऐसे ही हमने देखा था। तो ये ऐसा होता है। उसके बाद फ्रेम आपका कन्वर्ट हो जाता है बिट्स में। इन शॉर्ट ये समझ लें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब डेटा आपका जा रहा है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर से जब आपका बिट्स में कन्वर्ट होकर डेटा आ रहा है,
बिट्स में कन्वर्ट हो रहा है डेटा। तो उसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंट स्टेजेस आ रहे हैं। पहले वो डेटा था वो सेगमेंट में कन्वर्ट हुआ, क्यों हुआ, वो के ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ गया था, ट्रांसपोर्ट हेडर लग गया उसमें। उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ आपका किस में, नेटवर्क के हिसाब से पैकेट्स में कन्वर्ट हुआ जब उसमें नेटवर्क हेडर लगा। उसके बाद वो फ्रेम में कन्वर्ट हुआ जब उसमें फ्रेम हेडर लग गया। तो कि जब फ्रेम हेडर लग जाते हैं तो वो डेटा वो पैकेट्स नहीं कहलाता, वो आपका फ्रेम्स कहलाता है। ऐसे ही उसके बाद बिट्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये है ऐसा, ठीक है। अच्छा, फ्रेमिंग सबको पता है, नोड टू नोड कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। और फ्रेमिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि एक फ्रेम को दूसरी फ्रेम से डिस्टिंग्विशेबल बनाया जा सके, ठीक है। और इसके लिए जो हम ट्रांसलेशन जो हम ट्रांसलेट करवाते हैं यानी कंस्ट्रक्ट करवाते हैं फ्रेम्स को, उसके लिए हम एडॉप्टर यूज़ करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मैंने डेटा भेजा, अब बिट स्ट्रीम में डेटा गया हुआ है। देखिए डेटा लिंक लेयर की बात अब फिलहाल अभी प्योरली जब मैं फ्रेमिंग की बात करूँगा तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि मैं डेटा लिंक लेयर की बात करूँगी। फ्रेमिंग जब होती है, जब फ्रेमिंग हेडर लग जाते हैं तो वो पैकेट से फ्रेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फ्रेम्स की बात करूँ, पैकेट्स की बात नहीं कर रहा। तो आप बात को समझें, ये आपके पास जब फ्रेमिंग ऐड हो जाएगी, जब फ्रेमिंग की बात कर रहा हूँ तो फ्रेमिंग में क्या होगा, नोड टू नोड कम्युनिकेशन की बात होगी विद इन द लिंक, सही। तो अब क्या होता है जब आप डेटा भेजते हो, ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल बिट स्ट्रीम में डेटा मैंने भेजा नोड ए से नोड बी में, बिट स्ट्रीम में डेटा जा रहा है। तो बिट में नहीं, कभी भी पैकेट स्विचिंग में ना, पैकेट स्विचिंग का यूज़ करना तो कभी बिट स्ट्रीम में डेटा नहीं जाता, वो फ्रेम में ही जा रहा होता है। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो होती है एडॉप्टर के थ्रू, और वो स्टोर होता है फिर किसी मेमोरी में। ये सारा काम एडॉप्टर के थ्रू हो रहा होता है। यानी पहले आपने भेजा डेटा एडॉप्टर के थ्रू, किस पे, नोड ए से भेजा डेटा, डेटा गया आपका। अब जब नोड बी में आएगा तो एडॉप्टर क्या करेगा, उसको कंस्ट्रक्ट करेगा उन फ्रेम्स को और स्टोर कर लेगा मेमोरी में नोड बी की। फॉर एग्जांपल मैंने 10 फ्रेम्स भेजे, 10 बिट स्ट्रीम भेजी, ठीक है। अब वो ट्रांसमिट हुई ए से बी में, जब बी में पहुंचेंगी तो बी का एडॉप्टर क्या करेगा, उनको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देगा, फ्रेम बना देगा और फिर उसकी मेमोरी में स्टोर कर लेगा, ठीक है। सो इट कुड बी डन बाय द एडॉप्टर, ठीक है। एज अ रिजल्ट सीक्वेंस ऑफ बिट्स ट्रांसमिट, इस वजह से ये सीक्वेंस ऑफ बिट्स ट्रांसमिट होती हैं। बिट्स कहाँ से आ रही है, फिजिकल लेयर से आ रही होती हैं, ठीक है। तभी इससे दो कैटेगरी बनती हैं। एक तो आपके पास टाइप ऑफ फ्रेमिंग आ जाता है इसमें, फिक्स साइज फ्रेमिंग। फिक्स साइज फ्रेमिंग में क्या होता है, कोई भी हेडर रिले की जरूरत नहीं पड़ती, हमें पता है इतने फ्रेम। फॉर एग्जांपल 10 की एग्जांपल ले लेते हैं, 10 बिट्स में भेजनी है, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्ट होंगे जो फ्रेम्स हैं, तो मुझे पता है फ्रेम साइज जब 10 लेट्स सपोज मुझे पता है कि मुझे 10 फ्रेम ही भेजना है, और 10 फ्रेम के बाद मतलब 10 फ्रेम भेजने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, ये एक तरह से जो आखिरी फ्रेम होगा वो एज ए डिलिमिटर काम करेगा, यानी ये बता देगा कि अब आपके पास डेटा ट्रांसफर हो गया। फिक्स साइज फ्रेमिंग में होता है कि आपको कोई भी हेडर या ट्रेलर लगाने की जरूरत, यानी हेडर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कि आपको पता है फ्रेम 10 ही आने हैं। 10 आने के बाद आखिरी जो फ्रेम होगा वो आपका डिलिमिटर काम करेगा और बता देगा कि आपके पास फ्रेम्स एंड हो गए। लेकिन जब वेरिएबल साइज फ्रेमिंग की बात आती है, ठीक है, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में चूंकि लेंथ जो होती है फ्रेम की वो सेम नहीं रहती, चेंज हो रही होती है। वो जब चेंज हो रही होती है, यानी पहले साइज़ में, पहले फ्रेम के साइज़ में 10 फ्रेम थे, उसके बाद 8 आ गए, उसके बाद 2 आ गए लेट्स सपोज। तो अब 10 और 8 को डिस्टिंग्विश बनाने के लिए ये पहले फ्रेम का साइज़ है और ये दूसरे से अलग है, ठीक है। यानी मैंने पहली बाइट भेजी, उनमें 8 बिट्स हैं, और दूसरी बाइट भेजी उनमें फॉर एग्जांपल 4 बिट्स हैं। तो इनको डिस्टिंग्विश, इन फ्रेम को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लेंथ चूँकि इनकी वेरी हो रही है तो उसके लिए हम हेडर लगाते हैं। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। इसमें हमने डिटेल भी देखा था, फ्लैग बाइट सब चीज़ें हमने देखी नहीं, फ्लैग बाइट वगैरह सब हमने देखा था डिटेल में कि बाइट स्टफिंग कब करते हैं बिट्स, और फ्लैग बाइट कब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लैग बाइट को यूज़ करते हैं और फ्लैग बाइट को डिस्टिंग्विश करने के लिए, चेंज करने के लिए, बताने के लिए कि डेटा का पार्ट है, तो हम इसके लिए स्टफिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। ये सब आपको पता होगा मेरे ख्याल में, क्यों, क्योंकि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर लिया। तो वेरिएबल साइज फ्रेमिंग में क्या होता है, लेंथ चूँकि सेम नहीं रहती तो उसमें हम एडिशन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जो इसको हम बोलते हैं स्टार्ट और एंड ऑफ द, यानी डिसाइड करते हैं कि स्टार्ट क्या होगा और फ्रेम का एंड क्या होगा थ्रू हेडर्स। अच्छा, फ्रेमिंग अप्रोचेस कौन सी, बिट ओरिएंटेड। बिट ओरिएंटेड में क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स आपकी जा रही होती है, कलेक्शन ऑफ बिट्स होता है इसमें। बाइट ओरिएंटेड में बिट्स ही होती हैं लेकिन उनको हम कैरेक्टर में इंक्लोज कर देते हैं, ठीक है। 8 बिट्स का कैरेक्टर यूज़ करते हैं, कैरेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, बिट्स को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कैरेक्टर ओरिएंटेड होता है ये, ठीक है।
अच्छा, अब प्रोटोकॉल्स की बात करें, असल में यही है। सबसे पहला जो प्रोटोकॉल आपके पास आता है बिट ओरिएंटेड में, वो आता है हाई लैंग्वेज डेटा लिंक कंट्रोल। सबसे पहला प्रोटोकॉल आपका क्या होता है? हाई लैंग्वेज डेटा लिंक कंट्रोल। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी देख लेते हैं। बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं? आपके पास आ रहा होता है बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में इसको हम बोलते हैं, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल इसमें आते हैं? इसमें सबसे पहले तो बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आता है, फिर आपका डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आता है, और जो पढ़ने वाला है प्रोटोकॉल जो हमें पढ़ना है वो आपके पास क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग भी आती है, इसको देख लीजिएगा। सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क में यूज़ होते हैं, क्लॉक प्रोवाइड कर दी जाती है, उस क्लॉक की रिस्पेक्ट से आपके पास फ्रेम आपके ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, यानी बिट्स आपकी जा रही होती हैं, क्लॉक प्रोवाइड कर देते हैं और विद इन द नेटवर्क, ताकि एक इसका कॉन्सेप्ट ये आता है कि हम उसको देखेंगे जब हम फ्रेम फॉर्मेट देखेंगे। फ्रेम फॉर्मेट में ये होता है कि आपके पास जो सीक्वेंस होती हैं बिगनिंग और एंडिंग, वो प्रोवाइड की जाती हैं ताकि क्लॉक जो है यूज़र्स की बिटवीन द यूज़र एंड सेंडर वो सिंक्रोनाइज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉक का सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है, तो ये उसमें यूज़ होता है। अच्छा, HDLC अगर प्रोटोकॉल को थोड़ा डिटेल में देखें तो इसको वैसे तो सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल बोलते हैं, लेकिन बाद में ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका नाम आपका क्या गया? हाई लैंग्वेज डेटा लिंक कंट्रोल। इसके फ्रेम फॉर्मेट की अगर आप बात करें तो फ्रेम फॉर्मेट में जिस तरह आपने फ्रेम फॉर्मेट देखे थे कि डेटा लिंक लेयर में हम हर पेलोड के एंड में और स्टार्ट में और एंड में क्या लगा देते हैं? हेडर्स लगाते हैं, फ्लैग बाइट्स लगाते हैं। ठीक है, ताकि चेकसम, क्योंकि चेकसम रॉन्ग हो जाता है तो रिसीवर को पता नहीं हो सकता कि कहाँ से फ्रेम को दोबारा से आपको स्टार्ट करना है, उनकी काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो करेक्टर काउंट ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फ्रेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्लैग बाइट्स लगा देते हैं, और फ्लैग बाइट को सेपरेट करने के लिए, ये बताने के लिए ये डेटा का पार्ट है, तो हम इसमें स्टफिंग, बाइट स्टफिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, और बिट स्टफिंग टेक्निक यूज़ करते हैं कि हर 5 वंस के बाद हम एक ज़ीरो लगा देते हैं। सबको याद आ रहा होगा। तो इसी तरह ये फ्रेम फॉर्मेट में ये भी चीज़ें आ जाती हैं। फ्रेम फॉर्मेट क्या है HDLC का? इसमें सबसे पहले तो 8 बिट्स का आपके पास बिगनिंग सीक्वेंस होगी और 8 बिट की एंडिंग सीक्वेंस होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो 16 बिट का आपका हेडर आ जाएगा, उसमें आपके पास एड्रेस और क्या होगा? कंट्रोल फील्ड लगी होगी। ठीक है, यानी इस 6 बिट के हेडर में 8 बिट्स तो आपकी एड्रेस की होंगे और 8 बिट कंट्रोल फील्ड की होती हैं। कंट्रोल फील्ड बेसिकली ना इनकी टाइप्स बता रही होती हैं। अगर हम इसको देखें आगे, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में देखें, अच्छा इसके बाद मैं ये भी बता देता हूँ। उसके बाद आपके पास पेलोड डेटा आ जाता है, इसमें पूरी डेटा की बॉडी आ जाती है। तो इसको मैंने मेंशन इस वजह से नहीं किया क्योंकि ये आपका वेरिएबल लेंथ का होता है, यानी इसकी लेंथ क्योंकि फिक्स नहीं है, तो जो आपको डेटा नेटवर्क लेयर से यहाँ मिल रहा है वो आपका आ रहा होता है, और उसमें हर फ्रेम की जो साइज होता है हर फ्रेम का वो डिफरेंट होता है, तो इसकी कोई बिट आपकी डिफाइंड नहीं है। उसके बाद CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, एक एरर डिटेक्शन टेक्निक इसमें अप्लाई होती है, और उसमें आखिर में एंडिंग सीक्वेंस अप्लाई हो जाती है। अच्छा, बिगनिंग सीक्वेंस और एंडिंग सीक्वेंस में जो हम बिट्स की सीक्वेंस यूज़ करते हैं वो शुरू में यानी 0 फिर 5 1 और 6 1 सॉरी, उसके बाद 0, ये सीक्वेंस है आपकी बिगनिंग और एंडिंग सीक्वेंस। ठीक है, यानी आपकी बिट्स की सीक्वेंस हमेशा यही रहेगी HDLC में। अच्छा, अब ये सीक्वेंस हम क्यों यूज़ करते हैं? जैसे मैंने बताया, फॉर एग्जांपल डेटा एक्सचेंज आपका नहीं हो रहा, कोई डेटा आपका एक्सचेंज हो रहा है नोड A से नोड B में सपोज कर रहा हूँ, तो क्या होगा? तो क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने के लिए ना क्या करते हैं कि ये बिट सीक्वेंस भेजी जाती है ताकि आपकी लिंक तो आपस में कम से कम अलाइन रहे, पता चल जाएगा हाँ लिंक सही है। बिल्कुल, कभी भी डेटा अगर एक्सचेंज होना चाहे ऐसा ना हो कि लिंक ही आपकी सही ना हो तो रीजर तक डेटा नहीं जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हेडर आपके पास कंट्रोल फील्ड आपके पास आ जाती है, पेलोड बॉडी हमें सब बता दिया, एरर डिटेक्शन टेक्निक के लिए CRC यूज़ करते हैं। यही कंट्रोल फील्ड जो होती है डिफाइन करती हैं कि टाइप्स आपके पास कंट्रोल फील्ड कितनी है। जैसे कि आपके पास सबसे पहले तो आई फ्रेम है, इन्फॉर्मेशन फ्रेम, एस फ्रेम, सुपरवाइजरी फ्रेम में हम ये देख रहे होते हैं कि बेसिकली, अच्छा ये फ्लो कंट्रोल का कोर पार्ट होगा। ये जो फ्रेम होता है एस फ्रेम, इसमें ये बता रहा होता है कि किस तरह डेटा को भेजना है। इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमने पढ़े थे। ठीक है, सही है। इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें देखना होता है कि अगर आपके पास फ्रेम की जो सीक्वेंस है उसकी जो बिट्स हैं, अगर शुरू की बिट 0 है तो इसका मतलब वो आई फ्रेम है, ये इन्फॉर्मेशन फ्रेम है। लेकिन अगर शुरू की 2 बिट्स 1 0 हो जाती हैं कॉम्बिनेशन में तो वो कहलाएंगी आपके पास सुपरवाइजरी फ्रेम। ठीक है, और अगर आखिरी
दो बिट्स 1 1 हो जाती हैं तो वो कहलाएंगी आपके यहाँ पर, सॉरी ये रहा, तो 1 1 कहलाती हैं तो उनको बोलते हैं अन नंबर फ्रेम। ये मिसलेनियस एक्टिविटीज़ जो आ रही होती हैं जो फ्लो कंट्रोल के बाहर होती हैं तो उनको उनके लिए ये जो आपके पास फ्रेम होता है ये यूज़ होता है, ठीक है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, शुरू की स्टार्टिंग बिट्स जो होंगे 1 1 होंगी। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में बेसिकली ये होता है कि ये मैंने बताया था इंटरनेट लेयर में यूज़ होता है, वैन नेटवर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है ताकि, और ये ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में जो हैवी टास्क हाई स्पीड पे हो रहे थे उनके लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। मल्टी प्रोटोकॉल डेटा किसी दो फिजिकल डिवाइस में भेजने के लिए हम इस पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये नेटवर्क एक्सेस का पार्ट है। इसका अगर फ्रेम फॉर्मेट देखें हम तो फ्रेम फॉर्मेट में क्या होगा, सबसे पहले तो 8 बिट्स। अच्छा, इसका फ्रेम फॉर्मेट समझने के लिए आपको HDLC का याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उससे लिंक हुआ है। क्या होता है, वही बिगनिंग और एंडिंग सीक्वेंस, इसमें क्या है फ्लैग बाइट्स आ जाती हैं, 8 बिट्स की फ्लैग आ जाते हैं स्टार्ट और एंड में, ठीक है। ऐसा क्यों है, तो कि इस वजह से, क्योंकि ये बाइट ओरिएंटेड है और फ्लैग एज अ बाइट हम कैरेक्टर ले रहे होते हैं तो तभी इसमें फ्लैग बाइट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो बिट ओरिएंटेड है, उसमें हम सीक्वेंस, तभी सीक्वेंस का वर्ड वहाँ पर यूज़ हो रहा था, बिगनिंग एंडिंग सीक्वेंस होती है, यहाँ पर फ्लैग यूज़ होते हैं तो कि ये कैरेक्टर ओरिएंटेड होते हैं। और ये प्रोटोकॉल भी किसका है, बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है ये, सही है। तो इसलिए यहाँ पर जो एंडिंग और बिगनिंग और एंडिंग सीक्वेंस होती हैं वो फ्लैग में होती हैं, यानी कैरेक्टर फॉर्म में होती हैं, ठीक है। फ्लैग बाइट एक पूरा कैरेक्टर है, ये बिट्स नहीं है, मतलब 8 बिट्स का कैरेक्टर है, ये समझ लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है आपके पास कि एड्रेस आ जाता है। अच्छा, वही है जिस तरह वहाँ पर क्या था आपके पास हेडर था 16 बिट का, इसमें क्या है 8 बिट का एड्रेस है और 8 बिट का कंट्रोल फील्ड है। उसके बाद आपका प्रोटोकॉल 8 बिट का है, वो ये डिसाइड करेगा, 16 बिट का जो प्रोटोकॉल होता है ये डिसाइड करेगा कि डेटा आपको किस टाइप का डेटा आपको मिल रहा है, पेलोड जो डेटा आपको मिल रहा है फ्रेम के वो किस टाइप का है। जैसे आपने टाइप देखी ना IS और एक और हमने देखी थी U, वो फ्रेम किस टाइप का है तो वो डिसाइड होगा प्रोटोकॉल वाले जो आपका फॉर्मेट में जो 8 बिट्स 16 बिट्स की जो प्रोटोकॉल हैं ये डिसाइड करेंगे डेटा पर किस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। उसके बाद पेलोड डेटा आ जाएगा आपके पास। पेलोड डेटा आपका ये तो वेरिएबल लेंथ हो सकता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है ना वो आपकी वैसे तो ये डिसाइड होगा आपके पास कि आपके पास जो है, तो अब पेलोड जो होता है वो वेरिएबल लेंथ का है, लेकिन इसकी मैक्सिमम एक जो लिमिट डिफाइन की गई, लेंथ डिफाइन की गई वो 1500 बाइट्स है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि जो राउटर्स आपस में कनेक्ट हुए हैं वो किस तरह हैं, किस टाइप के हैं, तो ये चेंज भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो अब तक देखी गई जो लेंथ है वो 1500 बाइट्स है, ठीक है। इसके बाद फ्लैग बाइट आ जाती है आपके पास। फ्लैग बाइट है इनके अगर हम इसको डिटेल में देखें तो पैटर्न इसका वही है, ठीक है। एड्रेस बाइट जो है 1 बाइट की बात कर रहे हैं, तो बाइट में देखेंगे तो बाइट ओरिएंटेड तो हम 8 बिट का डेटा ही कंसीडर कराएंगे। इसमें जो एड्रेस बाइट में जो बिट्स होती हैं वो किस पैटर्न में होती है, सारी 1s होती हैं, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल बाइट आपके पास आ जाती है। कंट्रोल बाइट में क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू है होती है कंट्रोल बाइट में, जो कि स्टार्टिंग बिट्स आपकी 1 होंगी, बाकी सारी 0 होंगी, ठीक है। बस उसके बाद आपकी प्रोटोकॉल आ जाए। प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया कि ये, अच्छा प्रोटोकॉल वाली जो बात है वो ये आपकी 1 बाइट की भी हो सकती है और 2 बाइट की भी हो सकती है, ठीक है। ये बता रही होगी कि आपको जो फ्रेम जो पेलोड से आ रहे हैं, जो पेलोड में जो फ्रेम्स हैं वो किस टाइप के हैं, यानी किस टाइप का डेटा आपके पास पेलोड में मौजूद है, पेलोड फील्ड में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद चेकसम है। चेकसम, अच्छा इसमें हम चेकसम यूज़ करते हैं, उसमें हमने CRC यूज़ करते हैं HDLC में। चेकसम भी एरर डिटेक्शन टेक्निक ही है। चेकसम में हम क्या करते हैं, याद होगा आपको कि हम 16 बिट स्ट्रिंग को डिवाइड करते हैं 8 में, फिर हमको सम करते हैं, सम करने के बाद फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और फिर हम इसको इनकोड कर देते हैं डेटा के साथ, रिसीवर को भेजते हैं। रिसीवर दोबारा उन बिट स्ट्रीम को सम करता है और सम करने के बाद देखता है अगर तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सब 1 आ रहा है, इसका मतलब डेटा आपका बिल्कुल इंटैक्ट है। तो ये आपका एरर डिटेक्शन टेक्निक का यूज़ होती है। तो ये हो गया डेट्स ऑल फॉर HDLC और आपके पास PPP प्रोटोकॉल, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी ये समझ लें कि हम डेटा लिंक लेयर को मज़ीद अब डिटेल में देखा है, ठीक है। यानी इसमें TCP IP जो हमारे सूट थे, प्रोटोकॉल सूट थे, तो उनको ही हमने दोबारा देखा है। ऑल तो हमने एक लेक्चर में इसको थोड़ा सा देखा था लेकिन डिटेल में नहीं देखा था, सही है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़।